आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिकली सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट काम करते हैं, ये होते क्या हैं और किस तरह के क्वेश्चंस एचटेट, पीजीटी और एचएसएससी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होते क्या है, क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं। इंटरेस्ट बेसिकली एक ऐसी टर्म है, किसी ने मान लीजिए कोई पैसा उधार लिया है, कुछ टाइम बाद वो लौटाएगा तो उस पैसे की जो वैल्यू है वो उतने टाइम में चेंज हो जाएगी। उस जो चेंज हुई वैल्यू है उसको इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरेस्ट पे करते हैं। वो इंटरेस्ट दो तरह से लगता है, या तो सिंपल तरीके से या फिर कंपाउंड तरीके से। कंपाउंड का अर्थ होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं साधारण ब्याज, और ये लगता है सिर्फ प्रिंसिपल पर। देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100 रुपये के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। जो भी रेट होगा 5% मान लीजिए, वार्षिक, एनुअल, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। और टाइम हमें दे दिया जाए 3 सालों का, 3 वर्षों का। तो इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कैसे काम करेगा। पहले साल इस 100 रुपये पर 5% वार्षिक, इसका अर्थ हुआ, प्रतिशत का अर्थ हो गया 100, यानी कि 100 रुपये पर ब्याज कितना, 5 रुपये, और वो भी वार्षिक। एक साल में 100 रुपये पर 5 रुपये का ब्याज लगेगा, यानी कि इस 100 रुपये पर 5 रुपये का ब्याज लग गया पहले साल। उसके बाद दूसरे साल भी लगेगा इसी प्रिंसिपल पर ब्याज। ये 100 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल था, इसी पर ब्याज लगा 5 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के हिसाब से। वार्षिक का अर्थ हुआ एनुअल, जो कि एनुअली चार्ज होता है इस 100 रुपीज़ के ऊपर, जो भी इसका मूलधन होगा उस पर। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दूसरे साल भी क्या हुआ, 5 ही रुपये का ब्याज लगा, और तीसरे साल भी क्या लगा, 5 रुपये का ब्याज लगा। इस हिसाब से तीनों सालों का समान ब्याज यहाँ पर बन गया, और कुल मिलाकर के ब्याज हो गया कितना, 15 रुपये। 15 रुपये का ब्याज 3 सालों में इस प्रिंसिपल पर लग गया। अब देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंसेप्ट ये होता है कि मान लीजिए वही 100 रुपये है, और इस बार मान लीजिए 10% वार्षिक हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 सालों के लिए अगर हमें ब्याज कैलकुलेट करना है, 3 ईयर्स हमारा टाइम है, तो इसके अंदर क्या होगा कि पहले इस 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। 1 वर्ष का कितना हो गया, 10% हो गया। 10% वार्षिक, वार्षिक का अर्थ है एक साल में 10%, यानी कि 100 रुपये पर 10 रुपये। 10 रुपये का ब्याज अगर 100 रुपये पर लगेगा तो पहले साल इंटरेस्ट कितना हो गया, 110। 10 रुपये इंटरेस्ट हो गया, और मूलधन हमारा 100 रुपये था, तो मिला के जो कुल पे करना है एक साल के बाद वो कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। अब जो ये मिश्र धन हो गया 110 रुपये, जो प्रिंसिपल के अंदर हम ब्याज जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र धन। ये जो मिश्र धन हो गया, दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो इस 100 पर नहीं लगेगा, वो लगेगा इस 110 रुपये पर। इस 110 पर 10% का ब्याज लगेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, इसी 100 रुपये पर ब्याज हर बार हर साल लगता रहता था। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये चेंज हो गया कि ये जो पहले साल की जो अमाउंट है, ये जो प्राइस ऐड होने के बाद, पैसे ऐड होने के बाद, ये जो पहले साल का ब्याज है, ये ऐड होने के बाद में जो मिश्रधन है, इस पर 10% ब्याज लगेगा। तो दूसरे साल ब्याज कितना हो गया, इसका 10%, 110 का 10%, 110 का 10% कितना हुआ, 11 रुपये। 10% का मतलब वैसे भी 10वां हिस्सा होता है, तो इसका 10वां हिस्सा कितना होता, 11 होता। सीधा इस तरह से कैलकुलेट करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो 110 रुपये पर 10% वार्षिक,
यानी कि 11 रुपये का ब्याज लग के ये कितना हो जाएगा दूसरे साल में। ये पहला साल था, अब ये दूसरा साल है, तो दूसरे साल में ये मिलकर हो जाएंगे 121 रुपये, क्योंकि 11 रुपये ब्याज ऐड हो गया। अब जब तीसरी साल इस पर ब्याज लगेगा वो इस नए मिश्र धन पर लगेगा। तीसरे साल इस पर ब्याज कितना लगेगा, फिर से 10%, कितना हुआ 12.1 रुपये, तो वो इसमें जुड़ के हो गया 133.1। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10% वार्षिक है, 3 सालों में कितना ब्याज हो जाता, 30 रुपये ब्याज हो जाता इस 100 पर, 30 रुपये ब्याज होता। यहाँ कितना हो गया 33.1 रुपये ब्याज हो गया, क्योंकि इसमें 100 रुपये तो मूलधन ही है, तो ब्याज कितना हुआ, बाकी बचा हुआ 33.1 रुपये। ये ब्याज हो गया इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फ़र्क है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल प्रिंसिपल पर लगेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर साल मिश्र धन यानी कि अमाउंट पर लगेगा। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनको करने के अलग अलग तरीके हैं, इनको समझने के भी अलग अलग तरीके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर किस तरह से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्री मेथड होता है। ट्री मेथड, उस मेथड के अंदर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमारा ट्री बनेगा। जैसे मान लीजिए 10% वार्षिक हमारा क्या है, एनुअल 10% वार्षिक है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मान लीजिए 3 सालों का समय दिया गया है, 3 सालों का समय दिया गया है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। इस 1/10 में जो बटे वाला है, बेस है हमारा, उसकी पावर ले लेते हैं हम इतनी, जितना समय दिया है 3, तो 10 जो हमारा बेस है इस भिन्न का, और ये जो 3 है 10 की पावर 3 करके आया 1000 रुपये मान लीजिए प्रिंसिपल है। इस पर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से, इसका 10% हो जाएगा जो कि हुआ हमारा 100 रुपये। अब जो ये तो ब्याज हो गया पहले साल का, ये तो फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया। सेकंड ईयर का ब्याज क्या होगा, सेकंड ईयर का ब्याज लगेगा, इस 100 पर भी लगेगा और इस 1000 पर भी लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो पहले इस मूलधन पर ब्याज लगेगा वो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 10% हुआ था, ये भी इसका 10% ही होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% ही है, वो चेंज नहीं हो रहा किसी भी साल में। अगर चेंज हो रहा होता तो यहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यू लेते जिस हिसाब से दिया है। अब यहाँ पर 10% ही गिवन है हर साल के लिए, तो ये हुआ 100 रुपये सेकेंड ईयर का ब्याज, किस पर, इस मूलधन पर। लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर क्या होगा, इस जो ब्याज है इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, वो कितना लगेगा, ऑब्वियसली 10%। तो इसका 10% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 रुपये। तो ये 10 रुपये ब्याज लगा किस पर, इस ब्याज पर जो पहले साल का ब्याज हो चुका है। तो दूसरे साल में कुल ब्याज कितना हो गया, ये हो गया 100 और 10, 110 रुपये दूसरे साल का हो गया ब्याज। अब जो तीसरा साल है उसके अंदर ब्याज कैसे लगेगा, इस मूलधन पर फिर से 10% लगेगा, कितना हुआ 100 रुपये तीसरे साल का, ये भी ब्याज हुआ। लेकिन अब जो पीछे ये ब्याज लग चुके हैं, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, इन तीनों पर भी ब्याज लगेगा। तो सबसे पहले इस पर ब्याज कितना लगा 10%, कितना हुआ 10 रुपये। उसके बाद इस 100 पर कितना लगा 10%, कितना हुआ 10 रुपये। और इस 10 पर कितना लगा 10% जो कि हुआ 1 रुपया, तो ये इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ये हो गया तीसरे साल के ब्याज। पहले साल का ब्याज कौन सा, एक ये पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज कितना, ये 100 और 10, 110 रुपये। तीसरे साल के ब्याज कितने हो गए, ये इतने सारे ब्याज हो गए, और कुल मिला के ये हो गए 100, 10, 10, 121 रुपये कुल मिला करके ब्याज हो गए। तो ये तीसरे साल का ब्याज हो गया। अब बेसिकली इसके अंदर हम देखें, आइडेंटिफाई करें, तो ये 100, 100, 100 क्या है, ये किस पर लगे हैं, ये तीनों डायरेक्ट प्रिंसिपल पर लगे हैं, इसलिए इन तीनों को हम क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ये डायरेक्ट किस पर लगे हैं, प्रिंसिपल पर लगे हैं, इसलिए इनको कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट।
और ये सब कुछ एवरीथिंग एनक्लोज्ड इन दिस ब्रैकेट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इसके अंदर ही है। ये तीनों क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, तीनों सालों के 100 रुपये 10% के हिसाब से। और ये पूरा का पूरा कॉलम जो हमारा ब्रैकेट जो हमारा है वो दर्शा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो ये बेसिकली क्या हुआ, जो नीचे वाला पोर्शन है 10 10 और 1 रुपये, ये हो गए 31 रुपये। ये क्या हुआ, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया। CI माइनस SI, SI से हम सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाते हैं और CI से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को दर्शाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इतना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये सब मिला के क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो उसमें से सिंपल इंटरेस्ट को हटा देंगे तो ये क्या बचेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से ये ट्री मेथड काम करता है। पहले साल का ब्याज अगर गिवन है तो ये इस तरह से रिलेट कर सकते हैं हम, दूसरे साल का ब्याज गिवन है तो ये इस रेड सर्कल से, और तीसरे साल का ब्याज इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं उसके बाद हमारी यूनिट्स के हिसाब से। तो ये होता है ट्री मेथड। इसके अंदर यही पहचानना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से काम करता है। अब जो दूसरा मेथड है वो हमारा होता है फार्मूले के हिसाब से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू दी है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम है और P क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। तो जो गिवन है, 3 टर्म्स गिवन होंगी, चौथी टर्म्स हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला गिवन होता है हमें। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर T। T यहाँ पर टाइम को दर्शा रहा है और ये A दर्शा रहा है अमाउंट को। तो अमाउंट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं, वो हो जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये दोनों फार्मूले होते हैं, इनके अंदर हम पुट करके किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इन मेथड से बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, तो हम कुछ ऐसे शॉर्टकट देखेंगे जिससे हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाएं। सिंपल इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट होता है उसके अंदर ये क्या होता है, ये परसेंटेज इंक्रीज का कंसेप्ट है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे काम करता है, मान लीजिए 100 रुपये थे, 100 रुपये पर 5% वार्षिक एनुअल, और 4 सालों का समय ले लीजिए, 4 ईयर्स। इस समय पर जो 100 रुपये पर ब्याज कितना बनेगा, वो बन जाएगा 5% वार्षिक। एनुअल का मतलब वार्षिक हो गया, और 4 सालों में कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 20% ब्याज लग जाएगा। यानी कि क्या कर दो, सीधा सीधा रेट और टाइम की गुणा कर दो, जितना परसेंटेज बन रहा है वो सीधा सीधा इस पर कैलकुलेट कर देंगे प्रिंसिपल पर। ये तब होगा जब यहाँ पर एनुअल रेट गिवन होगा और यहाँ पर ईयर्स में टाइम दिया होगा और सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट होगा, तब हम इस तरीके से सवाल को करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 800 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, इस पर मान लीजिए कि 5% वार्षिक एनुअल और 4 सालों का ही हमें दे दिया टाइम। तो 5% गुणा 4, यानी कि एनुअल 5% है, तो 4 सालों में कितना हो जाएगा, ये 5 चौके 20% हो जाएगा। यानी कि 800 पर 20% कितना, 160 रुपये। तो 160 रुपये इस पर हो गया ब्याज। वो ऐड करके अगर हमें पैसे देने हैं, अमाउंट देनी है, तो वो कितना हो जाएगा, 800 प्लस 160 960 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज कितना इंक्रीज करना है वो हम सीधा सीधा उस पर निकाल लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू के 2 सालों में कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, आगे के 2 सालों में कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला ये क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व SI ज्ञात करें।
अब इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहा गया है कि 12.5% की दर है। इस दर से 3 सालों में साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है। तो मूलधन मान लीजिए P था, इस P से 3500 रुपये कह रहा है कि कम है ब्याज। तो ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू आर। आर क्या हो गया? रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12.5% है। 12.5% 3 सालों के लिए कितना ब्याज दे देगा? तो ये दे देगा 12 तिया 36 और 1 37.5%। प्रतिशत का लगा दो 100 और टाइम की अब हमें ज़रूरत नहीं रही क्योंकि टाइम इसके अंदर हमने इंक्लूड कर लिया। या फिर बेसिक तरीके से ही करें तो भी वही आएगा। क्या है? 12.5% और गुणा में टाइम 3। तो ये PRT और ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्या कह रहा था? साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है। तो ये साधारण ब्याज है, मूलधन से क्या है? 3500 रुपये कम है। तो इस फार्मूले में पुट करके हमें जैसे निकालना है 12.5 से ये कटेगा 8 पे। अब ये आ गया 3/8 P और P इस साइड है P माइनस 3500। ये इधर आया P माइनस 3/8 P, ये इधर गया 3500। अब ये बचा 5/8 P बराबर हो गया 3500। 5 से ये कटेगा 700 पे और P आ गया 8 सते 5600। P आ गया 5600। पूछा है मूलधन व SI ज्ञात करें। तो SI अगर हमें ज्ञात करना है तो SI कितना था? मूलधन से कितना कम? 3500 कम दिया हुआ है। तो SI निकाल लेंगे 5600, इसमें से 3500 निकाल देंगे, कितना बचा? 2100 रुपये। 2100 रुपये क्या आया? SI आ गया हमारा 2100 रुपये। मूलधन पूछा होता तो 5600 रुपये मूलधन आ जाता इसके अंदर। एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं पहले। 12,600 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का और तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। अब 3 हिस्से दे दिए, बराबर है, तीनों का रेशो निकल जाएगा और रेशो से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली जो एरिथमेटिक होता है, एरिथमेटिक मैथ जो होता है वो रेशो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज इन दोनों से बाहर नहीं जाता है। ये दो कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है तो हम किसी भी टॉपिक को हम रेशो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज इनसे हम हल कर सकते हैं। इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि 12,600 रुपये है, इसको 3 भागों में निवेश किया गया है। 12,600 रुपये थे, इनको 3 हिस्सों में, पहला हिस्सा मान लीजिए A, दूसरा हिस्सा B, तीसरा हिस्सा C है। तो इस तरह से निवेश किया गया कि पहले भाग का, इस भाग पर क्या लगा है? 2% की दर से 3 वर्ष का और दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 वर्ष का और तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे अगर प्रिंसिपल है A, B और C, तो इन पर ब्याज कितना हो जाएगा? पहले भाग का 2% है 3 वर्ष का। अच्छा, 3 वर्ष का 2% कितना हुआ? 6% हो गया। दूसरे भाग का 3% 4 वर्ष का, तो 4 तिये 12% ब्याज हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे भाग का 4% 5 वर्ष का, यानी कि 5 वर्ष में 4% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 5 चौके 20%। तो ये ब्याज हो गए प्रतिशत में, यानी कि A का 6% ब्याज हुआ साधारण ब्याज के हिसाब से, B का 12% ब्याज हो गया और C का 20% हिस्सा ब्याज हो गया। अब ये कह रहा है कि ये तीनों बराबर हैं, तीनों अमाउंट्स क्या है? बराबर है। अब रेशियो प्रोपोर्शन से इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज 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 तीनों में है, कट जाएगा क्योंकि बटे में 100 आएगा, बराबर में है तो कट जाएंगे। अब इन तीनों को कैसे सॉल्व करते हैं? ये 6A है, 12B है और 20C है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जो कि इस सवाल में आ जाएगा 60 आ गया। अब मान लो इसको 60 के ही इक्वल मान लो, तो A इंटू 6 क्या है हमारा? 60 है, तो A कितना हुआ? 10। B कितना हुआ? 12 पंजे 60 होता है तो 5।
सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 20 दिए 60, इसीलिए 3 हो जाएगा। तो ए बी सी का जो रेशो है वो क्या आया, 10:5:3 आया। अब हमसे पूछा है कि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो कोई एक हिस्सा निकाल लो और उसका साधारण ब्याज निकाल लो। ये भी साधारण ब्याज था, ये भी साधारण ब्याज था, ये भी साधारण ब्याज था, तीनों बराबर थे, तो इनमें से कोई भी निकाल लो और वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल जो हमारा पहला हिस्सा हम निकाल लेते हैं, 5 और 3 8 और 10 18। 18 अगर टोटल अमाउंट है, उसको अगर हम इससे रियल वैल्यू से कंपेयर करें, रियल वैल्यू कितनी, 12,600, इसको 12,600 अमाउंट को 10:5:3 में बांटा गया पहले। यही तो हिस्से थे ए बी और सी। 10:5:3 में अगर बांटेंगे तो मिला के हो गया 18। 18 की गुणा ये कितना गुणा है, 7 गुणा है, 700 गुणा है। तो ये जो अमाउंट है 10, इसको भी 700 से गुणा कर देंगे, इसको भी 700 से, इसको भी 700 से, तभी तो मिला के 18 को 700 से गुणा करने पर ये आ रहा है। इसी तरह से हम रेशो के सवालों को करते हैं और ये हो गया 700 गुणा में 10, यह हो गया 7,000 रुपये। 7,000 रुपये क्या आया, पहला हिस्सा आ गया। अच्छा, पहले हिस्से पर कितना प्रतिशत ब्याज है, 6%, तो इस पर 6% ब्याज है, 6% इसका निकाल दो, 2 0 से 2 0, ये आ गया 420 रुपये। तो 420 रुपये प्रत्येक भाग का क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। वो हर स्थिति में बराबर होगा, चाहे आप बी निकाल लो, चाहे सी निकाल लो, सी का 20% निकालेंगे तो भी इतना आएगा, बी का 12% निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा। रेशो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, इस हिसाब से ये सवाल हो रहा है। आगे है, कोई निश्चित धन 5% की दर से 350 हो जाता है, वह 3% की दर से 250 हो जाता है, तो समय व धन ज्ञात करें। इस सवाल के अंदर हमें समय भी नहीं दिया और जो प्रिंसिपल है वो भी नहीं दिया हुआ। कोई निश्चित धन 5% की दर से क्या हो गया, 350 हो गया, और 3% की दर से 250 हो जाता है। इसको हम ऐसे देखेंगे कि कोई प्रिंसिपल मान लीजिए P था, उस पर कुछ ऐड होके, यानी कि क्या ऐड होके, ब्याज ऐड होके, ब्याज कितना, P इंटू आर, आर कितना है, 5% है, 5% की दर से कुछ समय था T, उस समय में क्या हो गया, जो ब्याज हमारा हुआ वो हो गया, ब्याज मिला के, ये तो ब्याज हो गया, ये वो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल में ब्याज मिलाएंगे तो अमाउंट कितना हो गया, 350 हो गया। ये पहली स्टेटमेंट हमारी इस क्वेश्चन के अंदर कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 3% की दर से 250 हो गया, बी है वो 3% की दर से, तो आर रेट की जगह मैं 3% पुट कर रहा हूँ, बाकी जो नहीं दिए हुए हैं प्रिंसिपल और टाइम, उनकी जगह मैं पी और टी यूज़ कर रहा हूँ। आगे है 250 रुपये हो जाता है। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है तो घटा लेते हैं, घटाने पर ये निशान बदल जाएंगे, तो इनको घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अगर इनको घटाएंगे तो ऊपर तो आया 5 PT/100, नीचे आया 3 PT/100, तो घटाने पर आ गया 2 PT/100, इस साइड आ गया 100 रुपये। तो कुल मिलाकर के ये हुआ 2 PT/100 कितना, 100, 2 से इसको काटेंगे 50 पे, तो PT/100 कितना आ गया, 50 आ गया। PT/100 हम इस इक्वेशन में अगर पुट करें, ये क्या है, P प्लस यहाँ पर PT/100 है, तो इसकी जगह हम 50 पुट कर लेते हैं, तो ये 5 तो है ही इसमें, और PT/100 की जगह क्या आ गया, 50 आ गया, तो ये पुट कर लिया, तो ये कितना आ गया, 350। ये हुआ P प्लस में आ गया 250, बराबर हो गया 350। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 100, प्रिंसिपल था 100। अब हमसे पूछा है कि समय कितना रहा होगा, तो PT/100 कितना है, 50 है, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 100, PT/100 50 है, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 100, तो यहाँ पर हम 100 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 100T/100 बराबर कितना, 50, 100 से 100 कटेगा, टी की वैल्यू कितनी, 50, तो 50 ईयर्स इस सवाल का उत्तर हो गया। तो इस तरीके से हम फार्मूले का भी यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन बीच में रह गया था वो देखते हैं। ये क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट जिसको क्लियर है
उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2% 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इसे 240 रुपये अधिक आय होती। इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कि मान लीजिए 100 रुपये प्रिंसिपल था, उस पर यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर है और एक केस ऐसा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर है, तो इन दोनों में ब्याज में डिफरेंस क्या होगा? समय मान लीजिए दोनों में ही 2 साल का है, तो बाकी सब कुछ सेम है, 2-2 साल। यहाँ पर रेट के अंदर क्या है? चेंज है। रेट के अंदर चेंज कितना है? 1% का चेंज है। तो क्या ब्याज में भी 1% का ही चेंज रहेगा? देखते हैं। जो जितना समय है ना, इसके हिसाब से ब्याज कितना हुआ? 5 दूनी 10%। इसके हिसाब से ब्याज कितना हुआ? 6 दूनी 12%। यानी कि ब्याज का डिफरेंस कितना हुआ? 2% का डिफरेंस हो गया। और हमें पता है प्रिंसिपल पर लगना है ब्याज, तो 100 पर 10%, 100 पर 12% कितना होगा? 100 पर 2% डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है, और 2 सालों का जो समय है, सीधी इनको गुणा करने पर कितना आया? ये डिफरेंस आ गया। यानी कि जो ब्याज के अंदर जो डिफरेंस है, रेट के अंदर जो डिफरेंस है दर के अंदर, उसको अगर समय से गुणा करके हम कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा? इंटरेस्ट के अंदर, ये तो इंटरेस्ट ही थे, तो इंटरेस्ट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से करने पर क्या आएगा? 240 रुपये की अधिक आय होती है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ब्याज अधिक मिल रहा है। 240 रुपये ब्याज अधिक मिल रहा है। कितना प्रतिशत? रेट बढ़ाने से। 1% वार्षिक जो है रेट बढ़ाने से। 2 साल का समय है, 2 साल का समय है, 1% वार्षिक अधिक होती ब्याज की दर। इसका मतलब वही कि जो पहले रेट था और उसके बाद में जो रेट था उसमें डिफरेंस कितना? 1% का। समय कितना? 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष का समय है, 1% के हिसाब से कितना ज़्यादा हो जाता ब्याज? 2% ज़्यादा हो जाता ब्याज। जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उस पर यह डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 2%। कितना हो गया? 240 रुपये। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। सिंपल इंटरेस्ट में इतना चेंज हो जाता, जब प्रिंसिपल में रेट में इतना चेंज हो जाता, तो इस पे परसेंटेज इंक्रीज में इतना चेंज और रियल वैल्यू में इतना चेंज, तो इसका परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 240 ही है। यानी कि पी का 2% कितना है? 240 है। तो पी का 1% कितना हुआ? 120 हुआ। और पी का 100% कितना हुआ? 12,000 हो गया। 2 जीरो से यहाँ गुणा कर दिए, 2 जीरो से यहाँ गुणा कर देंगे, तो 12,000 रुपये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ₹64 2 वर्षों में 83.2 बन जाते हैं। समान दर से 4 वर्ष में 86 का धन कितना बन जाएगा? 64 रुपये है, 2 वर्ष का समय है, तो ब्याज कितना हुआ? 64 से कोई धन अगर 83.2 हो गया तो ब्याज कितना हुआ? इस पर 19.2 रुपये ब्याज हो गया। ये आया सिंपल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल था और इस पर सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कितने सालों का है ये? 2 सालों का है। अब 2 सालों का ब्याज अगर इतना है तो समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपये का धन कितना बन जाएगा? अब हमें निकालना है 86 रुपये का धन है, समान जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से है। अच्छा, 64 पर अगर 2 सालों में इतना था तो 86 पर 2 सालों में कितना होगा? 2 ही सालों में निकाल रहे हैं हम, तो 86 पर 2 सालों में कितना हो जाएगा? 19.2 बटे 64 गुणा 86। जैसे हम ये निकालते हैं कि 64, मान लीजिए कुर्सियों का मूल्य 19.2, मान लीजिए किसी भी तरह से 19.2, अगर 64 चीज़ों की वैल्यू अगर 19.2 है तो 86 चीज़ों की वैल्यू कितनी हो जाती है? 19.2 बटे 64 गुणा 86। ऐसे ही निकालते हैं। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर निकाल रहे हैं हम। तो कितना आया? ये दशमलव हटाया, 10 आ गया नीचे। 64 से ये कटेगा कितने पे? 3 पे। तो ये आ गया 8 × 24,
25.8 ये आ गया 200, ठीक है 25.8। अब 25.8 है वो 86 पर ब्याज लग गया कितना, 2 सालों का। परसेंटेज इंक्रीज ही होता है, तो इसीलिए हमने क्या किया, 64 पर अगर इतना इंक्रीज हो रहा है तो 86 पर कितना इंक्रीज होगा, 25.8। इसी रेशो में चलेगी चीज़ें। अब हाँ, यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष का समय दिया हुआ है। यदि 2 वर्षों का अगर जो 86 पर ब्याज है वो 25.8 है, तो 4 वर्षों में कितना होगा, इसका दुगुना। 2 वर्षों में अगर 25.8 है तो 4 वर्षों में कितना होगा, 51.6। 86 पर 51.6 का इंक्रीज करना कितना हो जाएगा, 136.6 या नहीं 137.6, 137.6 ऑप्शन बी। तो ये सवाल मैंने किया यूनिट वाइज, जो एक हिस्सा होता है 64 का परसेंटेज में कुछ हिस्सा आया है 19.2 रुपये 2 सालों में। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है तो इंक्रीज उसी हिसाब से होगा, तो उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। तो 64 पर अगर 19.2 का इंक्रीज, तो 86 पर कितना, 25.8। अब देखेंगे टाइम, 2 सालों के लिए कितना इंक्रीज हो रहा है 25.8, तो 4 सालों में कितना इंक्रीज हो जाएगा, इसका दुगुना। कितना हुआ, 51.6। तो ये ब्याज हुआ, ये अगर ब्याज हो गया तो धन कितना बन जाएगा, ये प्रिंसिपल में जोड़ के 137.6। यदि कोई धन है साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा। कोई धन है वो साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। यहाँ पर कोई धन था, वो क्या हुआ 6 सालों के अंदर, कोई प्रिंसिपल था मान लीजिए, और उस पर कुछ ऐड हुआ तभी वो क्या हुआ, दोगुना हो जाएगा। कोई प्रिंसिपल था वो अपने आप का दोगुना हो गया, यानी कि इसमें कुछ ब्याज ऐड हुआ। और कितना ब्याज ऐड हुआ, प्रिंसिपल के जितना ही ब्याज ऐड हुआ तभी तो वो दोगुना होगा। 10 रुपये थे, अब इसमें 10 रुपये ही ऐड करने पर 20 होंगे ना। जितना प्रिंसिपल उतना ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाए तो वो राशि क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो इसी हिसाब से जो प्रिंसिपल था वो दोगुना कब हो जाएगा, जब उसमें पी टाइम्स जितना पी है उतना ही उसके अंदर क्या हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाए, तो ये हो जाएगा दोगुना। अब ये हुआ दोगुना कितने वर्षों में हुआ, 6 वर्षों में हुआ। ये प्रोसेस कितने सालों में हुई, 6 सालों में, 6 ईयर्स। यानी कि जो पी प्रिंसिपल है उसमें 6 सालों के अंदर पी के ही जितना क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। कितने समय के अंदर यह 10 गुना हो जाएगा। धन जो है वो 2 गुना हो रहा है, वो हो रहा है 6 सालों में। तो पूछा है 10 गुना कितने में हो जाएगा, पी प्रिंसिपल है वो 10 गुना कब हो जाएगा, जब उसमें 9 टाइम्स ऑफ पी ऐड करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, तभी तो ये 10 गुना होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखने पर हमें मिलेगा कि पी इतना सिंपल इंटरेस्ट तो 6 सालों में आ रहा है। पी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो 6 सालों में आ रहा है, तो 9p कितने सालों में आएगा, 9 इंटू 6 यानी कि 54 सालों में आएगा। अगर p जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 6 सालों में आ रहा है तो 9p कितने सालों में आ रहा होगा, 54 सालों में आ रहा होगा। तो 54 ईयर्स इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। पहले इसको सिंपल इंटरेस्ट से करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, कई बार ऐसा नहीं लिखा होता है। तो हम ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शंस किस में सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के ऑप्शन अगर सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो गया, प्रिंसिपल था वो अपने आप का 8 गुना हो गया, तो उसमें से 7p क्या है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो रहा होगा, तभी तो p प्लस 7p क्या हो जाएगा, 8p हो जाएगा। कितने सालों में, 3 सालों में, 3 ईयर्स में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल कितना इंक्रीज हो रहा है, अपने आप का 8 गुना हो रहा है। कितने समय में है, अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल है वो 64 गुना हमें करना है। 64 गुना करने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 63p ऐड करना पड़ेगा। अब हमें निकालना कि ये कितने सालों में हुआ। अच्छा, 7p जो इंटरेस्ट था
वो तो हुआ 3 सालों में, तो 63P कितने में होगा? 63P कितने सालों में होगा? ये इसका सीधा सीधा कितना है, 9 गुना है, तो ये भी क्या होगा, 9 गुना होगा, यानी कि हो गया 27 सालों में। 27 सालों में क्या हो जाएगा, तो ये जो धन है ये अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। ये हमने कैसे किया, सिंपल इंटरेस्ट से किया। कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे उसको हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ से आया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले ये कर लेते हैं ये क्वेश्चन। प्रिंसिपल हमें निकालना है, दर हमें दे दी 15%, समय दे दिया 2 वर्ष, साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, यानी कि CI माइनस SI इसमें गिवन है। तो कैसे करेंगे, जो दर है 15% की दर है उसको हम क्या कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे। 15% है, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, यानी कि जो बटे वाला है उसको उठा लेंगे। समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष है तो इसकी पावर कर देंगे 2, यानी कि हुआ 400। ट्री बना लेंगे, ट्री ऐसे बन जाएगा। अच्छा, इसका पहले 15% कितना हुआ, 60। यही ब्याज दूसरे साल भी होगा, तीसरे साल का तो कुछ है ही नहीं इसमें, 2 ही सालों का है, तो दूसरे साल भी कितना 60 ब्याज हुआ। अब इस पर 15% कितना हो जाएगा, इसका 15% हो जाएगा 9, और ये बन गया हमारा ट्री। इस ट्री के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज की हमें कुछ वैल्यू गिवन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये और ये वैल्यू क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ये दोनों क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ये दोनों है सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI माइनस SI की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, ये CI माइनस SI कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया। 9 यूनिट की अगर रियल वैल्यू गिवन है ये, तो हमें तो निकालनी है मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मूलधन निकालेंगे। मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन तो ये है। यदि 9 यूनिट की रियल वैल्यू ये है तो 400 यूनिट की, क्योंकि हमारी सभी यूनिट्स हैं 460, ये हमने अपनी मर्जी से लिए हैं, तो ये हमारी यूनिट्स हैं। हमारी यूनिट्स को अब रियल वैल्यू से रिलेट कर रहे हैं हम। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 9 का 3 गुना कर दो, 1 पॉइंट लगा दो। तो 400 का 3 गुना कर दो, 1 पॉइंट लगा दो। 1200, 1 पॉइंट लगा दो। 120। 120 रुपये क्या था, मूलधन था। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही तो है। 60 60 9, यानी कि ये हो गया 129। 129 की फिर रियल वैल्यू निकाल देंगे। 60 और 60, 120 और 9, 129। यदि 1 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी हो रही है, गुणा 3 कर दो और पॉइंट लगा दो। इसका मतलब 129 को भी गुणा कर दो 3 से और 1 पॉइंट लगा देंगे। तो ये आया 9 तिया 27, 12 तिया 36 और 2 38, 1 पॉइंट लगा दो, 38.7, ऑप्शन सी। तो रियल वैल्यू से इस तरह से हम CI माइनस SI के जो क्वेश्चन है उनको इस तरीके से करेंगे। जहाँ पर भी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज गिवन हो तो हम निकाल लेंगे, ट्री बना लेंगे, और उसके अंदर ये जो टर्म होगी ये CI माइनस SI होगी 2 सालों के लिए। अगर 3 साल हैं तो 3 सालों का ट्री बना देंगे। अब है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ये 3 सालों का आ गया। 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 3 सालों का समय है। ये जो बेस है इसकी पावर ले लेंगे 3। 8 की पावर 3 कितना हो गया, 512। 512 का 3 सालों का समय है। 512 का पहले साल कितना ब्याज होगा, 12 सही 1/2%, यानी कि 1/8वां हिस्सा। तो 1/8वां हिस्सा इसका कितना हो जाएगा, 8वां हिस्सा हो गया 64। दूसरे साल भी इस पर 64, इस पर 64। अब इस 64 पर यहाँ ब्याज कितना, 1/8 कितना हुआ, 8। इस 64 पर यहाँ पर भी कितना, 8 होगा। इस 64 पर यहाँ कितना, 8 होगा। इस 8 पर यहाँ कितना, 1। तो ये ट्री बन गया हमारा इस रेट के हिसाब से और 3 सालों के समय के हिसाब से। अब जो वैल्यू गिवन है उसको हम कर देंगे रियल वैल्यू से रिलेट। यहाँ है CI माइनस SI 12.5। CI माइनस SI इस क्वेश्चन के अंदर कितना आ रहा है, ये आ रहा है, यही तो CI माइनस SI है। तो 8 या 24 और 1 25, 25 की रियल वैल्यू कितनी है, ये 25 यूनिट आई। 25 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी, 12.5, यानी कि आधा हो रहा है। रिलेशन हमारा क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। मूलधन पूछा है, यानी कि ये मूलधन है, तो इसका आधा कितना होगा, 512 का आधा 256। तो सीधा सीधा रिलेट हो गया, आधा कर दो। नेक्स्ट है एक
ये हो गया 1,02,400 का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, दर ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक तरीका है, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मेथड, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। इसके अंदर हम इसको इक्वल रेशो के अंदर भी देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। मान लीजिए 100 रुपये या 1000 रुपये हमारा क्या था, मूलधन था, प्रिंसिपल था, और इस पर 10% वार्षिक जो है हमारा वो लग रहा है ब्याज, और जितने भी सालों का समय है वो किस तरह से इंक्रीज होगा वो देख लेते हैं। पहले साल 1000 रुपये पर 10% ब्याज हुआ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100 रुपये। 10% कितना हुआ, 100 रुपये का इंक्रीज, और ये कितना हो गया, 1100 रुपये हो गया। अब दूसरी साल भी इस पर 10% का इंक्रीज होगा, 10%, इस पर 10% फिर से हुआ, यानी कि इसका 10% कितना, 110 रुपये, वो इंक्रीज करके 121 जीरो 1210 रुपये, इतना क्या हो गया, ब्याज हो गया। तीसरे साल क्या होगा, इस पर फिर से 10% लगेगा, अमाउंट पे लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका 10% कितना हुआ, 121 रुपये हो गया, मिला के हो गया 1331 रुपये। तो ये प्रिंसिपल था, ये पहले साल के बाद अमाउंट है, ये दूसरे साल के बाद अमाउंट है, ये तीसरे साल के बाद अमाउंट है। तो ये जो सीरीज यहाँ पे बन रही है, ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रही है, यानी कि हर बार इसमें क्या हो रहा है, 11/10 से गुणा हो रही है। यहाँ से 11/10 से गुणा होने पर ये आया, यहाँ से 11/10 से गुणा होने पर ये आएगा, यहाँ से 11/10 से गुणा होने पर ये आएगा, यानी कि ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगी और इसके अंदर एक कॉमन रेशो होगा। इसी रेशो से ये चीज़ें इंक्रीज होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर जो एक देखने वाली बात है, ये तो अमाउंट हो गई प्रिंसिपल, ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, ये अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। यहाँ पर जो 1000 रुपये थे वो पहले साल में 100 रुपये ऐड होके 1100, फिर 1210, फिर हो गए 1331। ये अपने आप में क्या हो गया, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा, ये अपने आप में क्या हो गया, एक जीपी हो गई, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गई। इसके अंदर जो ब्याज लगा है, ये जो यहाँ पे 100 रुपये ऐड हुए थे, इसमें कितना ऐड हुआ था, 121 रुपये ऐड हुए थे, 121 रुपये ऐड हुए थे। इसके अंदर ये ऐड हो गए कितने रुपए, यहाँ 110 रुपये ऐड हुए थे, सॉरी, यहाँ 110 रुपये ऐड हुए थे, यहाँ 121 रुपये ऐड हुए थे। तो ये क्या है, 1000 रुपये पर जो ये 100 रुपये का इंक्रीज हुआ, ये क्या था, CI था, पहले साल का CI। ये दूसरे साल का क्या था, CI था। ये तीसरे साल का क्या था, CI था। तो जो CI होता है वो भी अपने आप में क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है। ये भी जीपी बन रहे हैं, ये भी जीपी बन रहे हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दोनों ही क्या होते हैं, जीपी बन जाते हैं। और एक नई बात इसमें क्या है, वो भी ऐड कर सकते हैं हम, वो ऐसे है कि इसके ऊपर भी क्या होगा, 10% का इंक्रीज होगा। 10% का इंक्रीज होके ये कितना इंक्रीज होगा, 133.1 रुपये का इंक्रीज हो जाएगा, 133.1 रुपये का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बना 14641, तो ये बन जाएगा 1464.1 रुपये, इतने हो जाएंगे। एक ये प्रिंसिपल था, ये 1 साल बाद अमाउंट, ये 2 साल बाद अमाउंट, ये 3 साल बाद अमाउंट, ये 4 साल बाद अमाउंट। तो यहाँ पर जीपी की एक खासियत होती ये भी होती है कि अगर इनमें से एक एक को गायब कर दिया जाए तो यहाँ से यहाँ का जो रेशो है वही यहाँ से यहाँ का भी रेशो होता है। ये जीपी को अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि इन दोनों का वही रेशो है जो इन दोनों के रेशो है, और इन दोनों का जो रेशो है वो भी यही है। बेसिकली रेशो है क्या, इसका इससे रेशो निकालेंगे तो क्या रेशो है, ये 0 से 0, 100 से 121 का रेशो है। अब रेशो के अंदर एक बात इसके अंदर इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि 100 रुपये से कोई राशि जो है वो मान लीजिए 121 हो गई, जो कि इसी सवाल इसी एग्जाम्पल के अंदर हो रही है। 100 से 121 हो गई, गैप कितना था, 2 सालों का गैप था। देखेंगे ये प्रिंसिपल था, ये 1 साल बाद अमाउंट, ये 2 साल बाद अमाउंट। तो ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। इन दोनों के अंदर जो रेशो है वो 2 सालों के गैप का रेशो कितना है, ये है। जबकि रेट क्या था, 10% था।
यानी कि 10 रुपये से 1 रुपये इंक्रीज होकर के 11 रुपये हो जाएगा, कोई भी प्रिंसिपल है वो। कितने समय में? एक समय में, 1 साल के समय में। 1 साल के समय में अगर ये हुआ तो 2 सालों के समय में क्या हो गया? इनके स्क्वेयर्स हो गए। यानी कि यदि 2 सालों की बात हम करेंगे तो इनके क्या हो जाएंगे? स्क्वेयर्स। ये 11 का स्क्वेयर हो जाएगा। अगर 3 सालों का समय है तब क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 रेशो 11 की पावर 3, सीधा सीधा यहाँ पे हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। यानी कि इसे कहते हैं पावर मेथड। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है, CI जो है, उसको हमने सबसे पहले पढ़ा ट्री मेथड से, उसके बाद पढ़ा GP मेथड से, उसके बाद पढ़ा यह पावर मेथड। तो ये हो जाएगा पावर मेथड। तो ये क्या है? ये 3 सालों के गैप का जो क्या है रेशो है। 3 साल के बाद जो रेशो होगा वो ऐसा होगा। 3 साल के बाद यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये प्रिंसिपल था, ये 1 साल बाद अमाउंट, ये 2 साल बाद अमाउंट, ये 3 साल बाद अमाउंट। कितना रेशो है? 1000 का 1331 से, यही रेशो है। 10 की पावर 3 11 की पावर 3। 2 साल बाद रेशो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखें, कुछ क्वेश्चन करके देखिए और उनके अंदर आप ये पाएंगे कि अगर रेशो हमारा क्या है 10 से 11 हो रहा है 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से, तो 2 सालों में रेशो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 3 सालों में रेशो इस तरह से ये हो जाएगा। जितनी पावर उतना टाइम, जितना टाइम उतनी पावर। तो कुछ क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड है हमारे। क्या है? 1,02,400 रुपये का धन है, 3 वर्ष में इतना हो जाएगा। तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। 00 से धन हो रहा है हमारा 14,58,00, ये हो रहा है। 20 से हमारा 20 कट गया और इसको अगर काटें हम तो ये आएगा 729 और ये आ जाएगा इधर 512। समय दे दिया 3 वर्ष। यानी कि किसकी पावर 3? 8 की पावर 3 ये है और ये है 9 की पावर 3। यानी कि 8 से धन क्या हो रहा था? 1 साल में 8 से धन 9 हो रहा था, तभी 3 सालों में ये हुआ। अभी जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी थी कि 10 से 11 1 साल में था, ये 1 साल में डिफरेंस था 10 से 11। तो 3 सालों में क्या हो रहा था? 10 की पावर 3 11 की पावर 3। इसका मतलब 8 से 9 होगा तभी तो 8 की पावर 3 9 की पावर 3 हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब जो रेट है वो इस पर डिपेंड कर रहा है। पिछले सवाल में क्या था? 10% से हमने ये रेशो निकाला था। अब हमें इस रेशो से क्या निकालना? प्रतिशत निकालना। यानी कि 8 से कोई धनराशि 9 हो रही है तो कितना बढ़ रही है? 8 पर 1 बढ़ रही है, तो 1/8। रेट कितना? इसकी परसेंटेज में कितनी? 12 सही 1/2%। तो ये तो परसेंटेज का कंसेप्ट है, ये हमारा ये भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, ये हो गया CISI का कॉन्सेप्ट। तो सब चीज़ें मिक्स होके यहाँ पर काम कर रही हैं। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना, ये वही क्वेश्चन है जो सिंपल इंटरेस्ट में हमने किया था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इसको करेंगे। यहाँ धन क्या हो जाता है? कोई धन है 3 वर्ष में अपने आप का हो गया 8 गुना, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। कोई धन 3 वर्ष में क्या हो गया? 8 गुना हो गया अपने आप का। तो एक ये प्रिंसिपल था, उसके बाद पहले साल का कुछ रहा होगा, उसके बाद दूसरे साल बाद अमाउंट रहा होगा, या तीसरे साल बाद अमाउंट है 8P। तो यहाँ से कुछ इंक्रीज़ रहा होगा, उसके बाद यहाँ से फिर उस पर कुछ बेस्ट इंक्रीज़ रहा होगा, यहाँ से भी कुछ इंक्रीज़ यहाँ पर रहा होगा और ये हो गया 8P। फिलहाल इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि ये 4P और यहाँ पर 2P, ये P का डबल हो रहा था, ये यहाँ पर भी डबल हो रहा था, ये यहाँ पर भी क्या हो रहा था? डबल हो रहा था। तो P से 2P हो जाएगा, 2P से 4P हो जाएगा, 4P से 8P हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। GP से हम कर सकते हैं इसको, ट्री मेथड, GP मेथड और रेशो मेथड, इन तीनों से, रेशो पावर मेथड, इन तीनों मेथड से हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो हम जिस मेथड का प्रयोग करके हमारा सवाल इजीली निकल रहा है वही मेथड्स हम सीखेंगे इसमें। तो ये हो गया इस मेथड से, P से 2P हो गया। ये तो 1 ही साल का है, ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर है। 1 साल बाद क्या हो रही है? राशि दोगुनी हो रही है। इसका मतलब ब्याज कितना ऐड हो रहा है? जितना प्रिंसिपल था उतना ही ब्याज।
जितना प्रिंसिपल है उतना ही अगर ब्याज ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ब्याज का रेट क्या है, 100% है। मान लीजिए जितना 5,000 रुपये राशि थी उस पर एक साल में 5,000 ही रुपये ब्याज हो गया, तो ये कितना है, 100% है इसका। इसका कितना है, 100% इंक्रीज है। तो ये कितना हुआ है, यहाँ पर पी का ही इंक्रीज है, मतलब पी का पी कितना हुआ, 100% हो गया। तो एक साल में कितना है, 100%, यानी कि 100% वार्षिक क्या है, ब्याज की इसमें दर है। ये जीपी मेथड से सॉल्व हो गया। कोई धन 2 वर्ष में 650 हो जाता है। पिछले क्वेश्चन को हम रेशो वाले मेथड से भी कर सकते हैं। कोई जो धनराशि है वो अपने आप का 8 गुना हो गई। 1 रुपये था, वो कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। यानी कि रेशो क्या हुआ, 1 से 8। ये हो गया 3 सालों के बाद। तो ये किसकी पावर 3 हो रहा है, इस तरह से हो रहे हैं। यानी कि एक की राशि जो थी वो कितनी हो रही है, 2 एक साल में। तभी तो 3 सालों में ये होगा, पावर 3 चली जाएगी। 1 से अगर 2 हो रहा है तो कितना प्रतिशत इंक्रीज हो रहा है, 100%। यानी कि 1 पर 1 का इंक्रीज मतलब 100% इंक्रीज। तो हम इस तरीके से ये पावर मेथड से भी इस सवाल को कर सकते थे, ऐसे करने की भी ज़रूरत नहीं थी। कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, 4 वर्ष में 676 हो जाता है, वो धन ज्ञात करें। यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। पहले कोई प्रिंसिपल था, हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से करते हैं। पहले कोई कंपाउंड प्रिंसिपल था, उसके बाद 1 साल बाद कुछ रहा होगा, और 2 वर्षों बाद कितना हो गया, ये 650 रुपये ये धन हो गया। उसके बाद तीसरे साल कुछ रहा होगा अमाउंट, चौथे साल में कितना हो गया, 676 रुपये हो गया। अब मैंने कहा था कि अगर एक एक को एलिमिनेट कर दिया जाए, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसकी वैल्यू नहीं है, अगर इनको एलिमिनेट कर दिया जाए तो इन दोनों का वही रेशो है जो इन दोनों का रेशो है। ये जीपी की विशेषता होती है। तो अगर इन दोनों का हम रेशो निकालें तो ये आएगा 25-26, 25/26। तो इन दोनों का भी कितना रहा होगा, 25-26 का ही रेशो रहा होगा, 25/26 का रहा होगा इन दोनों का। तो किन दो वैल्यूज़ की का जो रेशो है वो ये होता है, जहाँ पर एक वैल्यू ये है, तो ये 625 होगा सीधा सीधा। तभी तो ये 25 पर कटेगा इस रेशो से। इसका मतलब 625 रुपये इस सवाल का उत्तर हो गया। और इसमें पूछा था ये धन ज्ञात करें। इस क्वेश्चन के अंदर जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जाहिर सी बात है कि कोई धन रहा होगा वो 2 सालों में बढ़ ही जाएगा, बढ़ जाएगा, कम तो नहीं होगा। तो ये सभी वैल्यू तो बड़ी हैं, ये भी 720, 829, 750, ये बढ़ के 650 थोड़ी ना हो जाएंगे। तो ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाते, इतने घटिया ऑप्शंस सवालों में तो नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 2 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त मिश्र धन 72,900 रुपये है। मूलधन क्या था, 2 वर्षों के बाद है, 8% प्रतिवर्ष है। 8% प्रतिवर्ष का जो फ्रैक्शन होती है वो हो जाएगी 2/25, यानी कि 25 पर 2 का इंक्रीज, यानी कि 25 से कोई धनराशि एक साल में कितनी हो रही है, 27 हो रही है। 25 पर 2 मतलब 8% हुआ, 8% इंक्रीज मतलब 25 से 27 हो गई राशि एक साल में। अच्छा 2 साल में कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, पावर 2 कर दो। इसका मतलब 625 से कोई धनराशि 729 हो जाएगी। अच्छा मिश्र धन इतना दिया हुआ है 72,900, इसकी रियल वैल्यू कितनी, 72,900 है। तो इसकी रियल वैल्यू कितनी होगी, 100 से गुणा कर रहे थे, यहाँ पर भी 100 से गुणा कर दो फिर, 62,500। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कितने वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपये पर 8,275 रुपये ब्याज मिलेगा। 25,000 रुपये है, इस पर ब्याज कितना आ रहा है, 8,275 रुपये। तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, 25 और 8 33,275 रुपये इतना हो जाएगा। कितने वर्षों में मिलेगा ये पूछा है। 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 10% का मतलब हो गया 10 से 11 हो गया एक साल में। तो ये पूछ रहा है कि ये कितने सालों में ऐसा होगा।
तो इसको पहले काट लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। 25 से कट जाएगा ये 1000 रुपये, 25 से कटेगा 25 से कम 25, 8 2, 25 दिया 75, 3 1। ये हो गया सीधा सीधा इसका क्यूब। ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। इसका मतलब जितनी पावर उतना टाइम, ऑप्शन सी। साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 और 7 वर्षों में 8500 रुपये हो जाएगी। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया बीच में। चलिए देखते हैं फिर भी। 5 वर्षों में क्या हो रहा है, 7500 रुपये, 7 वर्षों में 8500 रुपये हो रही है धनराशि। यानी कि ये कोई प्रिंसिपल था, फिर कुछ सालों बाद, 4 साल हो गए, अब 5 साल बाद कितनी हो गई राशि, 7500 रुपये हो जाएगी। फिर 6 साल बाद कोई डाटा नहीं है, 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, 8500 रुपये हो जाएगी। यानी कि 2 सालों में हमें दिख रहा है कि 1000 रुपये सीधा सीधा बढ़ गया। 1000 रुपये 2 सालों में बढ़ गया। ये 2 सालों में 1000 रुपये क्या है, ब्याज है, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1 साल में कितना होगा, 500। तभी तो 2 सालों में 1000 हुआ। यहाँ से 500 बढ़ेंगे, यहाँ से 500 बढ़ेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज क्या है, समान दरों पर हर साल समान होता है। तो यहाँ पर भी 500 का इंक्रीज रहा होगा, यहाँ पर भी 500 का इंक्रीज रहा होगा, यहाँ से यहाँ पर भी 500 का इंक्रीज, यहाँ से यहाँ पर भी 500 का इंक्रीज, और यहाँ से यहाँ पर भी 500 का इंक्रीज रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल था इस पर 1 2 3 4 5 सालों में कितना हो गया, 2500 रुपये ब्याज हो गया, तभी ये इतना बना। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 5000। ये प्रिंसिपल रहा होगा। इस पर जो है 500 रुपये का ब्याज आ रहा है, तो सीधा सीधा 10% है ये, ऑप्शन डी। 500 का ब्याज 5000 रुपये, कितना प्रतिशत है, 10% है 1 साल का ब्याज, वही रेट होता है। 4000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद 630 हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर इतना हो जाता है तो जो 4000 रुपये की राशि है, 4000 रुपये की राशि है, वो हो जाएगी 4630.5, इतनी हो जाएगी, और 3 सालों में ये हो जाएगा। तो पहले तो इनका रेशो जो है वो एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। दर निकालनी है तो हम क्या कर रहे हैं, ये पावर मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको रेशो निकालने के लिए यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाना पड़ेगा, इसलिए क्या कर लेते हैं, 2 से गुणा कर दो इसकी। 8000, ये हो जाएगा 46 दूनी 92, 61, 9261 हो जाएगा। ये क्या होता है, 20 का क्यूब, ये हो गया 21 का क्यूब, 3 वर्षों में। अच्छा, अब 3 वर्षों में तो 3 वर्ष तो आ गए, यानी कि 1 साल में कितना रहा होगा, 20 से 21। 1 साल में 20 से 21 रहा होगा, तभी तो 3 सालों में 20 की पावर 3 से 21 की पावर 3 हो रहा होगा। 20 से कोई राशि इंक्रीज होकर 21 हो गई, यानी कि 20 पर 1 का इंक्रीज कितना हुआ, 5%। 1/20 यानी कि 5%। 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिकी चक्रवृद्धि करने पर 800 रुपये की एक राशि इतनी हो जाती है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारी आज की इस वीडियो में, और ये क्वेश्चन देखते हैं। ये अर्धवार्षिकी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर हमने क्या किया, टाइम और ये जो रेट है इनको हमने ब्रेक नहीं किया। अब हम कुछ देखते हैं कि ब्रेक कैसे होते हैं। ये जो अर्धवार्षिक संयोजित होने वाला ब्याज है, अर्धवार्षिक संयोजित होने का ये मतलब है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर है, इसके हिसाब से अर्धवार्षिक ब्याज दर कितनी हुई, 10% अगर वार्षिक है दर, तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, 5%। यदि वार्षिक दर 10% है तो अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने की दर कितनी हुई, 5% हुई। अब जो हमारे टाइम होंगे, टाइम पीरियड होंगे, वो होंगे अर्धवर्ष में। टाइम पीरियड भी हमें क्या करने पड़ेंगे, अर्धवर्ष में करने पड़ेंगे। जो हमारा जिस तरीके से हमारा ब्याज संयोजित हो रहा है उसी के अंदर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, रेट को चेंज कर लेंगे और टाइम को भी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। टाइम किस में निकलेगा, अर्धवर्षों में निकलेगा। उसके बाद हमसे जो पूछा है वो हम बता देंगे। टाइम किस में निकलेगा, अर्धवर्षों में निकलेगा। फिलहाल क्या दिया हुआ है, 800 की राशि है,
वो हो रही है 926.1 हो रही है। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर दो। 8000 से राशि क्या हो रही है, 9261 है। ये रेशियो हो रहा है बेसिकली। अब ये क्या हो रहा है, 10%। अब ये हो गया 5%। अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रेट है। 5% का मतलब 20, 1/20। 1/20 यानी कि 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। ये क्या है, 20 की पावर 3 और 21 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम कितना हुआ, 3। लेकिन टाइम 3 क्या, अर्धवर्ष। 3 अर्धवर्ष। 3 अर्धवर्ष का मतलब क्या होता है, अर्धवर्ष का मतलब 6 महीने। तो 3 अर्धवर्ष में कितने साल हो जाएंगे, 1.5 साल हो जाएंगे। 3 अर्धवर्षों में कितने साल, 1.5 साल। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जहां पर भी ब्याज क्या हो रहा हो, अर्धवार्षिक या फिर त्रैमासिक संयोजित हो रहा है, तो उनको ध्यान से देखना है। यदि वार्षिक दर 10% है तो अर्धवार्षिक दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। उसी के हिसाब से फिर अर्धवर्ष में ही हमारा क्या निकलेगा, समय निकलेगा। उसको हमें चेंज करना है वापस से, किसमें, वर्षों में। क्योंकि उत्तर क्या देंगे, अर्धवर्षों में उत्तर नहीं देंगे हम, वर्षों में उत्तर देंगे। तो कितना हुआ, 3 अर्धवर्षों में कितने साल हो जाएंगे, 1.5 साल हो जाएंगे। 3 अर्धवर्षों में कितने महीने, 6 18 महीने। 18 महीने मतलब 1.5 वर्ष। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो अर्धवार्षिक संयोजित है, त्रैमासिक संयोजित है, तो क्या हो जाता, 4 से भाग हो जाता। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई होप सारे क्वेश्चन हो गए। ओके। तो जो सी आई और एस आई के अंदर जो डिफरेंस था वो हमने देखा। ट्री मेथड से क्या हो रहा था कि 1000 रुपये की राशि है, 10% के हिसाब से 100 100 100, उसके बाद 10 10 10 और 1। तो ये क्या हो रहा था, सी आई माइनस एस आई। ये था एस आई और ये पूरा क्या था, सी आई था। उसके बाद जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतने टाइम के बाद में जो हमारी सी आई हो गए, सी आई जो भी होंगे या फिर सी आई के बाद अमाउंट जो भी होंगे, उनका जो प्रोपोर्शन रेशो है वो होगा हमारा समान, और वो बन जाएंगे जीपी। क्या बन जाएंगे, जीपी बन जाएंगे। और जीपी के हिसाब से अगर देखें, जीपी की ये प्रॉपर्टी होती है कि बीच में अगर एलिमिनेट भी हमें करने हैं तो इनका जो रेशो है वही इनका रेशो होगा। तो उसी हिसाब से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनका जो रेशो है वही इनका रेशो होगा, वही इनका रेशो होगा, वही इनका रेशो होगा। अगर हमें 2-2 छोड़ने हैं, 2-2 भी छोड़ दो, तो इनका जो रेशो होगा, उसके बाद 2 छोड़ने के बाद तीसरा, उनका भी वही रेशो होगा। तो ये जीपी की प्रॉपर्टी होती है, तो जीपी मेथड से हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ये जो रेशो का मेथड होता है, मान लीजिए 12 से ये 1/2% है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी कि 8 पर 1 का इंक्रीज 9। अब अगर मान लीजिए 4 वर्षों के बाद में हमें कुछ निकालना है, तो 4 वर्षों के बाद में क्या हो, रेशो हो जाएगा 8 की पावर 4 से 9 की पावर 4, क्या हो गए, ये रेशो हो जाएगा अमाउंट का। तो ये आज प्रिंसिपल है और ये अमाउंट हो जाएगी 4 सालों के बाद। तो इस तरीके से हमारे ये 3-4 मेथड हैं, ये काम करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंक्रीज सीधा सीधा कैसे, अगर मानते हैं हम 8% चक्रवृद्धि, मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो 8% वार्षिक है, और समय मान लीजिए 5 वर्षों का समय है, तो इसमें क्या होगा, 8 गुणा में 5 यानी कि 40% क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, 1000 रुपये का प्रिंसिपल है तो 40% का इंक्रीज कितना हो गया, 400 रुपये का इंक्रीज। 400 रुपये का इंक्रीज मिला के कितना हो जाएगा, 1400 रुपये अमाउंट हो जाएगी। तो सीधा सीधा क्या कर दो, वर्षों से गुणा कर दो रेट को, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होता है, ये परसेंटेज इंक्रीज का कंसेप्ट होता है। और जो एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो बात ये रहती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो हमारा टाइम है, उन दोनों की जो यूनिट है वो सेम रहनी चाहिए। यहाँ पर जो है वार्षिक में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो हमारा वर्षों में ही टाइम होना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्धवार्षिक है तो यहाँ पर भी हमें अर्धवार्षिक चाहिए होते हैं, अर्धवर्ष चाहिए होते हैं। तो कुल मिला के टाइम जो होता है वो इस फार्मूले के अंदर एक साइकिल की तरह काम करता है
कि कितने साइकिल इसमें बन रहे हैं। अगर अर्धवर्ष है तो कितने अर्धवर्ष बन रहे हैं, त्रैमासिक है तो कितने त्रैमासिक बन रहे हैं, अगर मासिक है तो कितने मासिक बन रहे हैं, कितने महीने बन रहे हैं। तो टाइम भी उसी यूनिट में हम लेंगे जिस यूनिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी यूनिट के अंदर लेंगे जिस टाइम पर हमें वो कंपाउंड करना है। यानी कि अगर अर्धवार्षिक कंपाउंड करना है तो अर्धवर्ष के हिसाब से ले लेंगे, त्रैमासिक कंपाउंड करना है त्रैमासिक ले लेंगे, मासिक कंपाउंड करना है तो मासिक ले लेंगे। तो दैट्स ऑल।